अपन बताएंगे समपरासरी अतिपरासरी व अल्पपरासरी विलयन होते क्या है, उनकी परिभाषा बताएंगे। तो समपरासरी विलयन वो होता है जिसमें दो विलयन आपस में अगर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जुड़े हुए हैं तो दोनों का अगर परासरण दाब समान है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समपरासरी विलयन। तो इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे। ये मान लो एक पात्र है और पात्र के बीच में यहाँ पर एक झिल्ली रखी हुई है। इस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, समपरासरी। और समपरासरी विलयन में यहाँ दो विलयन भरे हुए हैं, ये ए विलयन भरा हुआ है और ये कौन सा है, बी विलयन भरा हुआ है। अब ये ए है और ये बी विलयन है और इन दोनों का परासरण दाब समान है। अब मैं कह रहा हूँ मान लो इसका परासरण दाब पाई ए है और इसका परासरण दाब क्या है, पाई बी है। अगर दोनों का परासरण दाब समान है तो इन दोनों विलयन को अपन क्या बोलेंगे, समपरासरी विलयन। अब यहाँ इसका सूत्र क्या लिखेंगे, पाई ए इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, CART और पाई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, CBRT। C क्या है यहाँ पर सांद्रता, R क्या है यहाँ पर नियतांक है और T क्या है ताप। अब अपन कहते हैं R और T दोनों में सेम है, दोनों का ताप और R की वैल्यू क्या है, समान है। तो RT से RT क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अपन क्या लिख सकते हैं, CA इक्वल टू CB और यहाँ CA और CB की जगह अपन ये लिख सकते हैं Na/VA। Na का मतलब है मोल और VA का मतलब क्या हो गया, आयतन, इक्वल टू NB/VB। तो NB क्या हो गया, मोल और ये इसका आयतन। तो Na और VA की जगह अपन लिख सकते हैं WA/MA इंटू VA इक्वल टू WB/MB इंटू VB। तो ये जो सूत्र है न्यूमेरिकल्स में काम में ले सकते हैं। WA क्या है, विलय की मात्रा या अवयव की मात्रा और उसका मोलर द्रव्यमान, VA उसका आयतन और दूसरे अवयव की मात्रा उसका मोलर द्रव्यमान व उसका आयतन। तो ये सूत्र काम में ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए। तो ये अपन ने परिभाषा बताई समपरासरी विलयन की। अब अपने पास एक सूत्र आता है या परिभाषा आती है अतिपरासरी विलयन व अल्पपरासरी विलयन। तो सेकंड टॉपिक अपन लेते हैं अतिपरासरी। तो अतिपरासरी में ऐसे लिखेंगे, मान लो आपने दो विलयन लिए और ये अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो है अपन कहते हैं ये विलयन जो है इसका पाई ए है और इसका पाई बी है परासरण दाब। अगर पाई ए का मान ज्यादा है और पाई बी का मान कम है तो इसका परासरण दाब ज्यादा हो गया ए का और बी का परासरण दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो पाई ए अगर ज्यादा है तो अपन लिखेंगे पाई ए जो है या ए विलयन जो है वो अतिपरासरी होगा और बी विलयन जो होगा वो अल्पपरासरी होगा। तो ये अतिपरासरी और अल्पपरासरी के बारे में। और थर्ड टॉपिक क्या था, अल्पपरासरी। तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन के परासरण दाब से कम होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, अल्पपरासरी विलयन। जबकि ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन कहते हैं। तो ये परासरण दाब वाला टॉपिक में था समपरासरी, अतिपरासरी व अल्पपरासरी। अब इसके बाद अपन जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करते हैं और उसमें अपने पास आएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ये असामान्य मोलर द्रव्यमान होता है क्या है, इसके बारे में अपन पढ़े। राउल्ट के या जो अणु संघ गुणधर्म है उनके लिए जो अपन कह सकते हैं विलयन जो है वो तनु होना चाहिए और विलयन में न संगुणन होना चाहिए या न वियोजन होना चाहिए। तो उसका मोलर द्रव्यमान वो होता है सामान्य। लेकिन असामान्य की बात अपन कब करते हैं, जब ये मान लो अगर आपने कोई विलय है, ये मान लो विलायक है
और इस विलायक में अपन ने कोई विलय डाला और वो विलायक या तो संगुणित हो गया या वो वियोजित हो गया, तो अपन को जो मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो कौन सा मोलर द्रव्यमान मिलेगा? असामान्य। तो असामान्य के लिए अपन सिंपल ये कह सकते हैं, यदि किसी विलय का विलायक में संगुणन या वियोजन होता है तो प्राप्त होने वाला मोलर द्रव्यमान जो होगा विलय का, उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। इसको अपन उदाहरण देके समझा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने एक विलय ले लिया NaCl, नमक ले लिया। अब NaCl को जब पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, और टूटेगा किसमें? Na+ और Cl-। तो यहाँ जो है NaCl का जब मोलर द्रव्यमान अपन निकालते हैं वो कितना आएगा? जैसे Na का होता है 23 और इसका 35.5, टोटल कितना आएगा? 58.5। तो ये तो हो गया सामान्य मोलर द्रव्यमान जो अपन निकालते हैं। लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे ये दो आयन में टूट गया, और अब जो है Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। Na का मोलर द्रव्यमान 23 और इसका 35.5, तो लगभग मोलर द्रव्यमान जो है इसके तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ जो NaCl का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, और वियोजन होता है तो अपने पास जो मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो 58.5 न मिलके कम मिलेगा। तो ये तो हो गया वियोजन। संगुणन कैसे होता है? मान लो आपने एक एसिटिक अम्ल लिया। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये CH3COH अगर जल में नहीं डाल के बेंजीन विलायक में डालें, कौन सी विलायक में? बेंजीन में। तो ये बेंजीन में जब डालते हैं तो इसके दो अणु अगर लेते हैं और दोनों अणु अगर वापस आपस में जुड़ जाते हैं तो ये दोनों मिलके एक संगुणित होके एक अणु बना देते हैं। तो कहने का मतलब है अपन देखते हैं यूं तो दो अणु हैं, लेकिन जब संगुणन के पश्चात इसके अणुओं की संख्या कितनी होगी? 1। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? संगुणन। संगुणन में अणुओं की संख्या कम होती है, जबकि वियोजन में अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या बढ़ जाती है। तो अब जो इनका मोलर द्रव्यमान अपन जैसे एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं वो कितना आता है? सामान्यतः 60 आता है, 60 आता है। लेकिन जब इस पूरे डबल का निकालेंगे तो लगभग इसका मोलर द्रव्यमान कितना आएगा? 120। ये डबल हुआ कैसे या द्विगुणित हुआ कैसे, इसको अपन इस चित्र के द्वारा समझाएंगे। एसिटिक अम्ल की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, CH3COO और OH। ये एसिटिक अम्ल की संरचना है। दूसरा एसिटिक अम्ल की संरचना भी ऐसी ही है, OH डबल बॉन्ड O और CH3। अब दो उच्च विद्युत ऋणी तत्व आ गए O और O, और इसके बीच में कम विद्युत ऋणी तत्व आ गया H। तो इन दोनों के बीच में एक बंध बनेगा। इस बंध को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पे भी एक बंध बनेगा, तो इसको भी हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। लेकिन ये दो अणु अलग अलग थे और बेंजीन विलायक में जाने के पश्चात ये वापस एक ही हो गया। तो इस संरचना को, संगुणित संरचना को अपन क्या है? द्विलक बोलते हैं। द्विलक का मतलब है दो अणु मिलके वापस एक अणु बनता है। ये कब होता है? बेंजीन विलायक में। जब ध्रुवीय विलय को अध्रुवीय विलायक में डालते हैं तो ऐसा होता है, जबकि ध्रुवीय को ध्रुवीय में डालते हैं तो वो वियोजन हो सकता है। तो यहाँ इनका संगुणन होता है, और संगुणन के पश्चात अपन सामान्यतः इसका मोलर द्रव्यमान 60 लेते थे, लेकिन अब इसका जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो 120 आ जाएगा। तो ये संगुणन या वियोजन के पश्चात अपन देखते हैं जो मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो सामान्य से या तो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। और असामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन एक वांटाक गुणांक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे अपन वांटाक गुणांक के बारे में पढ़ते हैं।